हेलो, नमस्कार। मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नॉलेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा विषय है बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है। इन्होंने अपने जीवन में 4 उपन्यास जो महत्वपूर्ण रचना की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। द्विवेदी जी एक सशक्त साहित्यकार, ललित निबंधकार, मानवतावादी उपन्यासकार एवं निष्पक्ष आलोचक हैं। वे भारतीय संस्कृति के आख्याता, प्रवर्तक, निर्माता एवं संस्कृति के संपन्न लेखक हैं। संस्कृति के साथ साथ इतिहास के पक्ष को उजागर करके उन्होंने अपनी रचनाओं का सौंदर्य बढ़ाया है। द्विवेदी जी के उपन्यास विशेष रूप से संस्कृति और इतिहास दोनों को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं, यानी कि इसमें इतिहास और संस्कृति। इनके अधिकांश उपन्यासों में हम देखेंगे कि इन्होंने इतिहास का समावेश किया है। वे हिंदी के ऐसे उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यास इतिहास के तथ्यों पर उतने आधारित नहीं हैं जितने ऐतिहासिक वातावरण और देश काल पर आधारित हैं। इनकी सृष्टि उन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति से ही की है। इनके कुछ पात्र हैं बाण भट्ट की आत्मकथा के। बाण भट्ट इस उपन्यास का प्रधान पात्र है और नायक है। वह संस्कृति का एक प्रसिद्ध कवि। उसके चरित्र में साहस, विवेकशीलता, भावुकता तथा संघर्षशीलता जैसे गुण विद्यमान हैं। भट्टिनी उपन्यास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नारी पात्र है। वह देवपुत्र तुवर मिलिंद की अत्यंत रूपवती कन्या है जिसका अपहरण कर लिया जाता है। वह बाण भट्ट से क्या करती है? प्रेम करती है। निपुणिका एक असपृश्य जाति की कन्या थी जिसका विवाह उसे कांदविक वैश्य के साथ हुआ जो भड़भुजे से सेठ बना था। विवाह के 1 वर्ष बाद ही वह विधवा हो गई। वह एक कुशल अभिनेत्री है जो बाण भट्ट से प्रेम करती है। इनके अतिरिक्त सुचरिता, अघोर वैभव, राजश्री, कुमार कृष्णवर्धन आदि उपन्यास के अन्य पात्र हैं जो कथा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करेंगे और उसको आगे लेकर चलेंगे। इस उपन्यास की हम समीक्षा करेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है जो आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई एक विलक्षण कृति है, रचना है। इसमें इतिहास और कल्पना का ऐसा सुंदर समन्वय है, वे एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। महत्वपूर्ण चीज है, नेट के एग्जाम में आपसे इसके उच्छ्वास पूछ सकता है। 20 उच्छ्वासों में विभक्त है, विभाजित है। इस उपन्यास में बाण भट्ट कालीन 7वीं शताब्दी के हर्ष युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति तथा ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाण भट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को बड़ी कलात्मक से गूंथकर एक ऐसी कथा भूमि निर्मित की है जो जीवन सत्यों में रस में साक्षात्कार कराती है। इसका कथानायक कोरा भावुक कवि ने वर्णन किया है क्रम निरत, यानी क्रम में वो लीन है और संघर्षशील जीवन योद्धा है। उसके लिए शरीर केवल बाहर नहीं, मिट्टी का ढोल नहीं, बल्कि उससे बड़ा है उसके मन में आर्यवर्त के उद्धार का निर्मित बनने की तीव्र बेचैनी है। स्वयं को निशेष भाव दे देने में जीवन की सार्थकता देखने वाली निपुणिका और सब कुछ भूल जाने की साधना में लीन महादेवी भट्टिनी के प्रति उसका प्रेम उच्चता का वर्णन कर लेता है। बाण भट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। ऐतिहासिक उपन्यासकार को अतीत में भी प्रवेश करना पड़ता है। अतीत में प्रविष्ट होकर भी इतिहास को वर्तमान संदर्भों के साथ जोड़ पाता है। इसी जुड़ाव के माध्यम से ऐतिहासिक उपन्यासकार अतीत को चित्रित करता है। उपन्यास में 7वीं-8वीं शताब्दी के भारत में जो दूषित प्रवृत्तियां पनप रही थी उनका लेखक ने यथार्थ चित्रण किया है। लोग कर्मफल और पुनर्जन्म में आस्था न रखकर भाग्यवाद पर विश्वास रखने लगे थे। धर्म का स्वरूप विकृत हो गया था, उसमें भ्रष्टाचार एवं पाखंड बढ़ गया था। धर्म की आड़ में अनैतिक कार्य हो रहे थे। नारी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण विशुद्ध भोगवादी था। लुटेरों द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाता था और उनके राजाओं के अंतपुर में बेच दिया जाता था। नारी के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो चुका था। द्विवेदी जी ने इस उपन्यास में सर्वत्र नैतिकता पर बल दिया है।
वे कहते हैं व्यक्ति को उचित अनुचित का निर्णय अपनी विवेक बुद्धि से करना चाहिए। विवेक को वे लोक शास्त्र तथा गुरु से भी अधिक प्रामाणिक मानते हैं। साथ ही बाणभट्ट के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति को विवेक, साहस एवं करुणा जैसे गुण अपने भीतर विकसित करने चाहिए। हर्षकालीन भारत का सांस्कृतिक रूप बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रमुखता से उभारा गया है। उस समय कला के सभी रूप में अपने उत्कर्ष पर थे। समाज में कवियों और कलाकारों का सम्मान था। किसमें? बाणभट्ट की आत्मकथा में। नाट्य, काव्य, संगीत, चित्र एवं मूर्तिकला के लोग मनोविनोद, उपयोगितावादी दोनों दृष्टिकोणों से देखते थे। अभिनय के लिए प्रेक्षागृह बने हुए थे, यानी एडिटोरियम बने हुए थे। सभागार, राजदरबारों में संगीत, नृत्य तथा काव्य का बोलबाला था। अतः उस समय कलाकारों और कवियों को भी विशेष सम्मान प्राप्त था। बाण के यानी कि बाणभट्ट के चरित्र के विविध पक्षों को उजागर करने वाली घटनाओं को उपन्यास में स्थान दिया गया है। उसकी उदात्त प्रवृत्तियां पाठकों को प्रभावित करती हैं। नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रशंसनीय है। अतः बाणभट्ट के चरित्र को उदात्त मूल्यों से संबंध कर द्विवेदी जी ने उसके परंपरागत लांछित चरित्र का नया आयाम देकर उसको स्पष्ट किया है। भट्टनिक प्रभावशाली चरित्र है जिसका संकल्पना द्विवेदी जी ने इतिहास और कल्पना के समावेश इस भव्य रूप में की है कि वह एक अमर चरित्र बन गई है। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट के चरित्र पर लगे हुए लांछन को दूर करने, नारी सम्मान रक्षा करने के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की है। नारी सम्मान की रक्षा का भाव बाणभट्ट की आत्मकथा का मूल केंद्र है। उपन्यास के माध्यम से लेखक का यह कहना चाहता है कि नारी के प्रति सम्मान भाव रखो, नारी शक्ति की गरिमा को समझो, नारी को वासना पूर्ति का साधन मात्र न मानकर उसके प्रति पवित्र एवं उदात्त भाव अपने मन में रखो। साथ ही ये भी कहा कि जनसाधारण को सुधारने का कार्य केवल राजा पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि राष्ट्र को सर्वोपरि समझकर स्वयं इन सुधारों को पूर्ण करने की पर अपनी शक्ति का प्रयोग है वो करना चाहिए। राष्ट्रीय संकट आने पर परस्पर एकजुट होकर राष्ट्र सेवा में त्याग एवं बलिदान के तत्पर रहना चाहिए। बाणभट्ट की आत्मकथा का संबंध संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि बाणभट्ट से है। संस्कृतनिष्ठ काव्यात्मक अलंकृत भाषा का होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने तत्कालिक परिवेश को उभारने के लिए भाषा को विशिष्ट रूप प्रदान किया है। दार्शनिक विवेचन एवं प्रकृति निरूपण में भी भाषा प्राय संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से युक्त है। उपन्यास में अनेक स्थलों पर वर्णनात्मक नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। लंबी वाक्य रचना, लंबे पदबंध, अलंकृत भाषा, संस्कृतनिष्ठ क्लिष्ट शब्दावली कवि बाणभट्ट की शैलीगत विशेषताएं हैं और यही विशेषता इस उपन्यास में भी हैं, जिससे ये वास्तविक अर्थों में बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रतीत है वो होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। बाणभट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और भंगिमा में कथा कृति होते हुए महाकाव्यात्मक की गरिमा में पूर्ण है। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य उपन्यास को लेकर उसकी समस्या को लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।